everyone. So we are starting second part of this video. Hope you are doing well और मुझे उम्मीद है आपको चैप्टर समझ में आया होगा। सो सेकंड पार्ट शुरू करते हैं। द नेचुरल रिसोर्सेज कर्स कर्स मतलब होता है अभिशाप। तो नेचुरल रिसोर्सेज किसी जगह के लिए कितने फायदेमंद है ये तो हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था। लेकिन ये अभिशाप भी हो सकता है, कर्स भी हो सकता है किसी एरिया के लिए, ये देखते हैं। Abundant natural resources do not always lead to prosperity। क्या कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा रिसोर्सेज होना हमेशा ऐसा नहीं होता कि आपके देश में उन्नति लाएगा, प्रोस्पैरिटी लाएगा। अ सिचुएशन कॉल्ड द रिसोर्स कर्स और पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी। तो एक सिचुएशन का नाम क्या है? रिसोर्स कर्स या फिर पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी। ठीक है, पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी। सम रिसोर्सेज रिच रीजन्स फेस लो ग्रोथ बिकॉज दे फेल टू बिल्ड इंडस्ट्रीज दैट एड हायर वैल्यू। क्या कह रहे हैं कि कई बार ऐसा होता है, कुछ रीजन ऐसे होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज़ है लेकिन फिर भी वहाँ पे स्लो ग्रोथ होती है। क्यों? क्योंकि वो उस रिसोर्स को या जो उस वो नेचुरल चीज़ उनको मिल रही थी उसको एक रिसोर्स में कन्वर्ट करने में फेल हो जाते हैं। अब वो कन्वर्ट क्यों कर पाते हैं? क्योंकि उसके लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए, जो इंडस्ट्रीज़ चाहिए, जो मनी चाहिए वो उनके पास नहीं रहता है। ठीक है? आप इसमें अफ्रीका का एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं। अफ्रीका बहुत ज़्यादा रिच कंट्री है लेकिन फिर भी इस टाइम पे वो काफ़ी पिछड़ी हुई है। तो उसको हम क्या कह सकते हैं? पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी, यानी कि बहुत कुछ होते हुए भी वो रिसोर्स को उस वे में यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। हम यहाँ पे जापान का भी एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं। जापान के पास रिसोर्सेज़ के मामले में जापान जो बहुत गरीब है, ठीक है? रिसोर्सेज़ उसके पास बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है, उसके बावजूद हम जापान को देखें तो आज वो किस लेवल पे पहुँचा हुआ है, ठीक है? तो उसके जस्ट अपोज़िट में हम बाकी सारी कंट्रीज़ को देख सकते हैं जो कि एक रिसोर्स कर्स वाली सिचुएशन में है, रिसोर्स होते हुए भी वो रिसोर्सेज़ को यूज़ नहीं कर पा रही हैं। क्यों? क्योंकि वो बिल्ड नहीं कर पा रहे हैं उस लेवल के इंडस्ट्रीज़ वग़ैरह, ताकि जो उनको हायर वैल्यू दे, हायर आउटपुट दे। इंडिया हैज़ मोस्टली अवॉइडेड दिस बाय डेवलपिंग इंडस्ट्रीज़। इंडिया ने ये चीज़ अवॉइड कर ली है काफ़ी हद तक, क्योंकि इंडिया में जो डेवलपमेंट है इंडस्ट्रीज़ का वो हो गया है अच्छा खासा। बट द बिगर चैलेंज रिमेन्स बैलेंसिंग द रिसोर्स यूज विद सस्टेनेबिलिटी। बट इंडिया में अभी सबसे मेजर चैलेंज क्या है? ये चैलेंज नहीं है कि हमारे पास इंडस्ट्रीज नहीं है, ये चैलेंज नहीं है कि हमारे पास मनी नहीं है, चैलेंज ये है कि हम बैलेंस वे में उसका यूज कर पाए। हमारे जो कोल है, हमने देखा था फर्स्ट पार्ट में कि कोल हमारे सिर्फ इतने ही बचे हैं कि वो मुश्किल से 50 साल तक और चल पाएंगे। तो हम ना बैलेंस यूज नहीं कर पा रहे, हम सस्टेनेबल यूज करना है, ये हमारे लिए सबसे बिगर चैलेंज है। Ultimately, natural resources bring lasting benefit only when combined with the human knowledge, good governance, and careful planning. सो क्या कह रहे हैं? इवेंचुअली या अल्टीमेटली जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो बहुत सारे बेनिफिट लाते हैं, बट वो बेनिफिट तभी लाते हैं जब हम उसको दिमाग के साथ, यानी कि ह्यूमन नॉलेज के साथ यूज करें, गुड गवर्नेंस के साथ, केयरफुल प्लानिंग के साथ यूज करें। यानी कि जब हम गवर्नेंस, यानी कि गवर्नमेंट जो है उस पे बहुत अच्छे से काम करे, प्लस जो उसकी प्लानिंग है, यूज करने का उसका तरीका, उसकी जो प्लानिंग है वो प्रॉपर वे में हो, तभी जो रिसोर्स है वो हमारे लिए एक तरीके से वरदान की तरह होगा, वरना वो जो है एक अभिशाप बन जाएगा, कर्स बन जाएगा। ठीक है? इसके बाद है रिस्पॉन्सिबल एंड वाइज यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। हमने ये देखा कि वो अभिशाप भी होता है, कई जगह पे कर्स भी होता है। तो अब हम उसका वाइज यूज कैसे कर सकते हैं नेचुरल रिसोर्सेज का? सस्टेनिंग लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड्स ऑन यूजिंग रिन्यूएबल रिसोर्सेज रिस्पॉन्सिबली एंड मैनेजिंग नॉन रिन्यूएबल्स वंस वाइजली। क्या कह रहे हैं कि हमारी लाइफ जो है तभी तक रहेगी जब हमारे अर्थ पर जितने भी रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, यानी कि जो बार बार रिन्यू हो सकते हैं, वो रिसोर्स को हम रिस्पॉन्सिबली यूज़ करें, यानी कि ज़िम्मेदारी के साथ यूज़ करें। ऐसा नहीं है कि वो अनलिमिटेड है तो हम उसका अनलिमिटेड वे में यूज़ करने लग जाएँ। हमें पता है कि अगर हम उसकी सीमा से ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वो भी खत्म हो जाएँगे, ठीक है? तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज़ को हमें रिस्पॉन्सिबली यूज़ करना है, मैनेजिंग कर उसका मैनेज करना है, और जो नॉन रिन्यूएबल यूज़ है उनका हमें वाइज़ली यूज़ करना है। यानी कि एक तो वो रिसोर्सेज़ है जो हमारे कभी खत्म नहीं होंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं है वो बिल्कुल खत्म नहीं होंगे। बस उनकी जो बनने की स्पीड है ना, वो थोड़ी-सी फ़ास्ट है एज़ कम्पेयर टू द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज़, तो वो बहुत जल्दी बन जाते हैं। तो लेकिन अगर हम उनका वाइज़ली यूज़ नहीं करते दिमाग, हम उसको अनलिमिटेड वेस्ट करते रहते हैं, क्या है, वो भी एक टाइम पीरियड पे ख़त्म हो जाएँगे। तो हमें क्या करना है, जो हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज़ हैं, उनका रिस्पॉन्सिबली यूज़ करना है, और जो हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज़ हैं, उनका वाइज़ली यूज़ करना है, ऐसे दिमाग के साथ यूज़ करना है, ताकि वो आने वाली जनरेशन के लिए भी बचे रहें।
Scientists warn that reckless exploitations of resources has accelerated pollution, biodiversity loss and climate change. साइंटिस्ट क्या कह रहे हैं कि इस टाइम पे जिस तरीके से हम संसाधनों के पीछे, हमारे रिसोर्सेज के पीछे उनको एक्सप्लॉइट करने के लिए, उनको यूज करने के लिए भाग रहे हैं ना, उससे सिर्फ क्या हो रहा है, उससे पोल्यूशन बढ़ रहा है, उससे जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है, जो हमारा एनवायरनमेंट है, वो खत्म हो रहा है और क्लाइमेट चेंज जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ठीक है। इसके बाद है हमारा रिस्टोरेशंस एंड रीजनरेशन ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, यानी कि हम अपने जो रिसोर्सेज है उनको रिस्टोर कैसे कर सकते हैं, वापस कैसे ला सकते हैं, रीजनरेट कैसे कर सकते हैं, यानी कि अगर वो एक बार खत्म हो गया तो उसको हम पुनः कैसे ला सकते हैं, वापस उसको पुनः बना कैसे कर सकते हैं, उसको रीजनरेट कैसे कर सकते हैं। ठीक है। सो ओवर यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज कॉजिंग द सीरियस प्रॉब्लम। जब हम रिसोर्सेज का ओवर यूज करने लग जाते हैं तो उसी से हमारी जो प्रॉब्लम जो है वो सीरियस हो जाती है। इन मेनी स्टेट्स ग्राउंड वाटर इज एक्सट्रैक्टेड फास्टर देन इट इज रिप्लेनिश्ड। कई स्टेट्स में क्या हो रहा है कि हमारे जो ग्राउंड वाटर लेवल है, जितनी तेजी से वो बढ़ता नहीं है, उससे ज्यादा तेजी से जो है उसको एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, उसको खत्म किया जा रहा है, लीडिंग टू द राइजिंग कोस्ट एंड द रिस्क ऑफ द डिप्लेशन इन द सिटीज। इससे क्या हो रहा है कि हमारी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो बढ़ जा रही है। जो सिटीज़ एरिया है वहाँ पे पानी का लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा जो है नीचे चला गया इसी वज़ह से। एफर्ट्स लाइक द वाटर हार्वेस्टिंग, रिजुविनेटिंग पॉन्ड्स एंड द यूजिंग वाटर एम टू रिस्टोर बैलेंस। अब इस चीज़ को कैसे सुधारा जा सकता है? यानी कि सिटीज़ में पानी तो कम हो गया, लेकिन इसको सुधारा कैसे जा सकता है? तो एक मेथड होता है वाटर हार्वेस्टिंग, यानी कि जब आप बारिश के पानी को स्टोर करते हो ना तो उसको बोलते हैं वाटर हार्वेस्टिंग करना। रिजुविनेटिंग पॉन्ड्स, यानी कि जो तालाब हैं, कुएँ हैं, जो सूख चुके हैं, उनको वापस से जो है इस तरीके से नया कर देना ताकि उनमें पानी आ सके, उसको पानी को स्टोर करना। एंड रीयूजिंग वाटर, यानी कि जो हम वाटर को एक बार यूज़ करके फेंक देते हैं, तो उसको किसी न किसी तरीके से रीयूज़ करना। यही सारी चीज़ें जो हमारे इस चीज़ को बैलेंस कर पाएँगी, वरना तो पानी हमारा खत्म हो जाएगा। सिमिलरली एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स हैज़ डिग्रेडेड द सॉइल। क्या कह रहे हैं कि अभी क्या हुआ है, सॉइल में हमने बहुत ज़्यादा जो है केमिकल फर्टिलाइज़र्स यूज़ करना शुरू कर दिया है। कीटनाशक यानी कि पेस्टिसाइड्स यूज़ करना शुरू कर दिया। तो इससे क्या हुआ है, हमारी जो सॉइल की क्वालिटी है ना वो बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई है। मल्टी क्रॉपिंग मेंटेन द सॉइल हेल्थ। अब इसको कैसे सुधारा जा सकता है? मल्टी क्रॉपिंग करके, यानी कि एक ही बार में, एक ही जो मान लीजिए आपका लैंड एरिया है, इसी में आप दाल की फसल भी उगा रहे हो, फिर इसके अल्टरनेट में थोड़ा-सा गैप छोड़ के आप कोई सब्ज़ी उगा रहे हो, फिर थोड़ा-सा गैप छोड़ के फिर दाल उगा रहे हो, फिर सब्ज़ी उगा रहे हो, ठीक है? तो इससे क्या होता है, इसे बोलते हैं मल्टी क्रॉपिंग। तो इससे क्या हो रहा है, एक ही एरिया में एक तो आप 2 से ज़्यादा फसलें उगा रहे हो, दूसरी ये जो फसल है ना, ये इसकी हेल्थ जो नीड है उसको पूरा करती है और ये जो है ये इसकी हेल्थ नीड पूरा करती है। ठीक है? तो इस तरीके से हम फसल को चूज़ करें, इस तरीके से क्रॉप चूज़ करें जो एक-दूसरे की नीड को पूरा करती है और जो एक-दूसरे की न्यूट्रिशन नहीं छीनती हैं। एंड रिवाइविंग द सच प्रैक्टिसेस इज एसेंशियल टू रिप्लेनिश एंड द रिजुविनेट आवर सॉइल। और इस तरह की प्रैक्टिस जो है, इस तरह की नई-नई तकनीक जो है, जब हम इनको बढ़ावा देते हैं तो उससे ही हमारी सॉइल सुधर सकती है, उसी से ही जो है हमारा वाटर लेवल जो है वो सही हो सकता है। ठीक है। ओवर एक्सप्लॉइटेशंस ऑफ ग्राउंड वाटर कैसलेट्स फ्रॉम पंजाब। अब पंजाब की कहानी जो है ये आपको बताई जा रही है कि किस तरीके से पंजाब में पानी का ओवर एक्सप्लॉइटेशन हुआ है, यानी कि पानी को इतना ज्यादा खर्च किया गया है कि पंजाब में ग्राउंड वाटर लेवल जो है ना वो बहुत ज्यादा कम हो गया है। सो पंजाब वंस द सेंट्रल टू द ग्रीन रेवोल्यूशन एंड इंडियाज फूड सिक्योरिटी। तो आपको पता होगा कि इंडिया में एक बार ना ग्रीन रेवोल्यूशन चलाई गई थी। ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब होता है हरित क्रांति। सो क्या हुआ था कि इंडिया में ना, जब इंडिया आज़ाद हुआ था तो उसके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं था, उसके पास खाने को चीज़ें नहीं थी। तो इंडिया के पास इतना भी पैसा नहीं था कि वो उधार लेकर भी खा सके या कोई नहीं बहुत बड़ी इन्वेंशन कर सके। तो इंडिया ने क्या शुरू किया, हरित क्रांति शुरू किया, ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू किया। तो उन्होंने मेक्सिको से कुछ नई तरह के बीज मँगाए, गेहूँ और चावल के। उनमें दालें भी थी बट मेनली जो था गेहूँ और चावल था, जिससे कि जो है उनकी ग्रोथ जो है बहुत ज़्यादा फ़ास्ट हो रही थी। बट इसके लिए क्या चाहिए होता था, इसके लिए हमें वाटर बहुत ज़्यादा चाहिए होता था, यानी कि एग्रीकल्चर में ना हमें सिंचाई बहुत ज़्यादा करनी होती थी, इरिगेशन बहुत ज़्यादा करना होता था। तो एक तो वाटर चाहिए होता था, प्लस फर्टिलाइज़र्स चाहिए होते थे इसको, ठीक है? तो इस वाली एग्रीकल्चर को एक तो वाटर सबसे ज़्यादा चाहिए होता था, फर्टिलाइज़र्स बहुत ज़्यादा चाहिए होते थे। तो यही हुआ कि जो पंजाब और हरियाणा के एरिया थे ना, वहाँ पे सबसे ज़्यादा ये ग्रीन रेवोल्यूशन को शुरू किया गया था। शुरू तो और भी जगह पे किया गया था, बट यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है इसके रिज़ल्ट आए थे। तो क्या हुआ कि यहाँ के जो किसान थे उन्होंने इन बीजों को खरीदा और खूब सारा पानी दिया, खूब सारे फर्टिलाइज़र्स जो है सॉइल में डाले और बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बहुत ज़्यादा ग्रोथ करी अपनी एग्रीकल्चर में।
लेकिन क्या हुआ कि जो इंडिया का एक बार हब था यानी कि पंजाब जो है जहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन इतना सक्सेसफुल हुआ था, आज वो वहाँ पे ग्राउंड वाटर क्राइसिस है यानी कि वहाँ पे पानी का लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है। द शिफ्ट इन द 1960s टू द हाई यील्डिंग व्हीट एंड पैडी वेराइटीज डिमांडेड द एक्सेसिव वाटर। तो ये जो बीज थे ना इनको हाई यील्डिंग बीज कहते थे, हाई यील्डिंग सीड्स कहते थे। इनकी क्या डिमांड होती थी? एक तो सबसे ज़्यादा पानी चाहिए होता था इनको लीडिंग टू द ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ द ग्राउंड वाटर जिससे क्या हुआ कि उस पानी को कहाँ से निकाला जाएगा? उस पानी को ज़मीन से ही तो निकाला जाएगा और पंजाब की ज़मीन से निकाला जाएगा। तो वो जो पानी जो इरिगेशन में यूज़ हुआ वो पंजाब की ज़मीन से ही निकाला गया और इस वज़ह से जो है आज और अभी भी पानी वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इरिगेशन में, तो ओवर एक्सप्लॉइटेशन की वज़ह से ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो कम हो गया है। वर्सन बाय द फ्री पावर सप्लाई। अब इस चीज़ को और खराब किसने किया कि उस बीच में जो है इलेक्ट्रिसिटी को फ्री कर दिया गया था। तो फ्री कर दिया गया तो क्या हुआ कि लोग जो है रात-रात भर ट्यूबवेल चला के छोड़ देते थे और पानी जो है खेतों में भरता रहता था। तो इससे क्या हुआ कि एक तो इनकी खुद की बिजली नहीं थी तो उन्होंने और ज़्यादा ट्यूबवेल को यूज़ किया। तो फ्री पावर सप्लाई ने एक तो इस चीज़ को नुकसान पहुँचाया। अलोंग साइड द हेवी यूज़ ऑफ द केमिकल फर्टिलाइज़र्स। तीसरी क्या चीज़ खराब चीज़ हुई कि केमिकल फर्टिलाइज़र्स जो है बहुत सारे यूज़ हुए, पेस्टिसाइड्स बहुत सारे यूज़ हुए जिसने जो है सॉइल की क्वालिटी को बहुत ही ज़्यादा खराब कर दिया, कंटैमिनेट कर दिया, पॉल्यूटेड कर दिया। As a result, water table in many areas have fallen to the depth of about 30 meters। तो पंजाब में क्या हुआ इसका रिजल्ट ये हुआ कि वाटर जो लेवल है ना वो बहुत ही ज़्यादा नीचे चला गया ऑलमोस्ट 30 मीटर। एंड केमिकल पॉल्यूशन हैज़ क्रिएटेड द सीरियस हेल्थ रिस्क। और जो केमिकल पॉल्यूशन सॉइल वगैरह में फैला ना वो सॉइल के थ्रू जो है हमारी सब्जियों में आया और सब्जियों के थ्रू हम में आया जिसने सीरियस हेल्थ रिस्क को बढ़ा दिया। दिस सस्टेनेबिलिटी इशू व्हाइल द सीवियर इन पंजाब आल्सो थ्रेटन द अदर स्टेट। और ये जो कहानी है सिर्फ पंजाब की नहीं है क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन जो है बाकी स्टेट्स में भी हुआ था और सिर्फ ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं क्योंकि एग्रीकल्चर अभी भी हमारी कंट्री में बहुत सारी जगह पे होती है। तो जहाँ पे भी ये चीज़ें हैं और जहाँ पे भी इरिगेशन जो है एक प्रॉपर वे में नहीं किया जा रहा है, वहाँ पे क्या हो रहा है ग्राउंड वाटर लेवल जो है इस तरीके से खत्म हो रहा है। इसके बाद है आपके पास इसके बाद है आपकी एक कहानी द केस ऑफ सीमेंट। सीमेंट की कहानी बता रही है कि सीमेंट इज़ वाइटल फॉर द मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर। अब कोई भी हमें बिल्डिंग बनानी है, इमारत बनानी है, उसके लिए क्या चाहिए होता है? हमें सीमेंट चाहिए होता है। बट इट्स प्रोडक्शन इज़ हाइली पॉल्यूटिंग। लेकिन जो सीमेंट बनाने का प्रोसेस है ना, इसमें बहुत ज़्यादा ही एनवायरनमेंट को पॉल्यूशन झेलना पड़ता है। रिलीज़िंग डस्ट क्यों? क्योंकि धूल उड़ती है जिससे जो है ह्यूमन के फेफड़ों में, ह्यूमन्स में, एनिमल हेल्थ को जो है नुकसान पहुँचता है। रिड्यूसेस द क्रॉप यील्ड एंड पोल्यूट द सॉइल एंड वाटर। इससे क्या होता है ये जो बारीक जो सीमेंट के जो कण होते हैं ना, मॉलिक्यूल्स होते हैं, जब वो हवा में उड़ते हैं तो उससे क्या होता है, फसल एक तो खराब हो जाती है, दूसरी जो है एनवायरनमेंट पोल्यूट हो जाता है, मिट्टी पोल्यूटेड हो जाती है, वाटर पोल्यूटेड हो जाता है। टू एड्रेस दिस द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हैज़ सेट द गाइडलाइंस फॉर द फैक्ट्रीज। इसको कंट्रोल करने के लिए हमारा जो है सीपीसीबी है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उसने क्या किया है, उसने गाइडलाइंस जो है इश्यू करी है फैक्ट्रीज के लिए। एट द सेम टाइम अल्टरनेटिव सच एज स्टोन्स, मड, प्लांट बेस्ड एंड रिसाइकल्ड मटेरियल्स आर बीइंग प्रमोटेड। ब्लेंडिंग ट्रेडिशनल मेथड्स विद द मॉडर्न टेक्नोलॉजी हेल्प क्रिएट सस्टेनेबल बिल्डिंग्स मटेरियल्स। अब क्या कह रहे हैं कि इसके एक तो ये किया है कि एक गाइडलाइंस इश्यू कर दी है, दूसरी चीज क्या की गई है कि मिट्टी के घर जो होते हैं, मड जो कीचड़ से बने हुए घर होते हैं, प्लांट, पेड़-पौधे, झाड़ियों से बने हुए जो घर होते हैं, इस टेक्नोलॉजी को जो है बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि ठंडा भी रहे एनवायरनमेंट प्लस पॉल्यूशन भी ना हो। तो जब हम जो है अपनी पुरानी नॉलेज के साथ जो है हम नई नॉलेज को, नई टेक्नोलॉजी को मिक्स कर देते हैं ना, तो हम एक क्लाइमेट फ्रेंडली, सपोर्टिव और अच्छा एनवायरनमेंट बना पाते हैं और एम्प्लॉयमेंट को भी क्रिएट कर पाते हैं। इसके बाद है आपका द कैसलेट फ्रॉम सिक्किम। सिक्किम की स्टोरी बता रखी है कि पेमा की फैमिली जो है सिक्किम में शिफ्ट हुई। सिक्किम में शिफ्ट होती है सिक्किम में केमिकल बेस्ड फार्मिंग से यानी कि वो केमिकल बेस्ड फार्मिंग करते थे जिसमें केमिकल वगैरह डालते थे अपनी फसल के ऊपर, ऑर्गेनिक मेथड को यूज़ कर लेते हैं। ऑर्गेनिक मेथड का मतलब है कि अब जब उनको अपनी सॉइल को खाद देनी होगी तो वो क्या करेंगे, जैसे कि पुरानी बची हुई सब्जियाँ हैं, काऊ डंग है या घर का और कूड़ा-कचरा है, सॉइल है, इन सबको ना गड्ढे के अंदर दबा दिया जाता है और उसके बाद जब उसपे प्रेशर और टेम्परेचर वर्क करता है तो वो खाद में बदल जाता है। तो इसी खाद को जब यूज़ किया जाता है फार्मिंग में तो इसको ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं जिसमें कोई केमिकल फर्टिलाइज़र्स वगैरह प पेस्टिसाइड्स यूज़ नहीं किए जाते हैं। तो जो पेमा की फैमिली है वो केमिकल बेस्ड फार्मिंग से ऑर्गेनिक मेथड को अपना लेती है और कंपोस्ट का यूज़ करती है, नेचुरल पेस्ट रिपेलेंट्स जो होते हैं जैसे कि नीम वगैरह है, ये नेचुरल पेस्ट रिपेलेंट होते हैं यानी कि कीड़े-वीड़े को भगाने के लिए नेचुरली वर्क करते हैं। तो और मल्टी क्रॉपिंग को ये लोग करने लग गए हैं।
थॉट यील्ड फेल एज़ फर्स्ट यानी कि जब पहली बार इन्होंने इस तरह की क्रॉपिंग करी जिसमें इन्होंने नेचुरल खाद को यूज़ किया था, नेचुरल पेस्ट रिपेलेंट को यूज़ किया था, मल्टी क्रॉपिंग करी तो पहले स्टार्टिंग में कई साल तक जो है इनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, इनको प्रॉफ़िट नहीं हुआ, उनकी फसल की जो उत्पादकता थी यानी कि ग्रोइंग स्पीड थी वो भी कम हुई थी। द फार्म थ्राइव्ड विथिन 5 ईयर्स लगभग 5 साल तक ऐसे हुआ एंड सेलिंग क्रॉप्स लाइक द कार्डमम एंड जिंजर एट द प्रीमियम प्राइस और उसके बाद क्या हुआ 5 साल के बाद ये फिर से अपनी क्रॉप्स को जो है बहुत अच्छे प्राइस पर जो है बेचने लगे क्योंकि इनका जो क्रॉपिंग थी वो सक्सेसफुल हो गई। इन 2016 सिक्किम बिकेम द वर्ल्ड फर्स्ट 100% ऑर्गेनिक स्टेट। तो सिक्किम 2016 में पूरी दुनिया का पहला एक ऐसा स्टेट बना जो 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग करता है। देखिए यहाँ पे पूरे स्टेट में कहीं पे भी आपको केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हुए किसान नहीं मिलेंगे। तो बूस्टिंग बायोडायवर्सिटी से क्या हुआ वहाँ की जो बायोडायवर्सिटी थी, वहाँ का एनवायरनमेंट था वो बहुत अच्छा हो गया। टूरिज़्म वहाँ पे बढ़ गया, लोग इस तरीके की फार्मिंग को देखने के लिए दूर-दूर कंट्रीज़ से आने लग गए। फार्मर्स की जो इनकम थी वो 20% से ज़्यादा बढ़ गई एंड इट नाउ स्टैंड्स एज़ अ ग्लोबल मॉडल ऑफ द सस्टेनेबल फार्मिंग दैट बेनिफिट्स बोथ द एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमी। और ये जो सिक्किम का मॉडल है पूरी दुनिया में एक बहुत ही नया मॉडल बनकर उभरा कि किस तरीके से आप सस्टेनेबल फार्मिंग के थ्रू बेनिफिट खुद का भी बेनिफिट कर सकते हो, खुद की इनकम बढ़ा सकते हो, साथ ही जो एनवायरनमेंट है और इकोनॉमी है, दोनों को भी बूस्ट कर सकते हो, फ़ायदा पहुँचा सकते हो। उसके बाद है रिस्पॉन्सिबल्स एंड द जुडिशियस यूज़ ऑफ रिसोर्सेज़ तो किस तरीके से रिसोर्सेज़ को यूज़ किया जाना चाहिए? 1 मिनट। So non-renewable resources must be used carefully so they last until the sustainable alternatives are found. तो जो हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है यानी कि जो बार बार रिन्यू नहीं होते उनको एक तो केयरफुली यूज किया जाना चाहिए है ना सो दे लास्ट यानी कि अगर हम उनको केयरफुली यूज करेंगे तो इससे क्या होगा कि जब तक हम उनके कोई अल्टरनेट नहीं ढूंढ लेते अल्टरनेट मतलब जब उनकी जगह पे कोई और हमें रिसोर्स वैसा ही मिल जाएगा तब तक के लिए तो वो रिसोर्सेज़ बचे रहेंगे। अगर हम अभी उसको इतनी उसी स्पीड से यूज़ करने लग जाएँगे, तो वो उससे पहले ही खत्म हो जाएँगे जब तक कि हम उसका कोई अल्टरनेट ढूँढें। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स को हमें केयरफुली यूज़ करना है, सच एज़ शिफ्टिंग टू रिन्यूएबल एनर्जी। हाउएवर एक्सेस टू बेसिक रिसोर्सेज़ लाइक द क्लीन वाटर एंड एयर इज़ ऑफन अनइक्वल विथ द वल्नरेबल ग्रुप्स सफरिंग मोस्ट फ्रॉम द शॉर्टेज एंड पॉल्यूशन। क्या कह रहे हैं कि जब भी रिसोर्सेज़ की बात आती है, तो सबसे ज़्यादा जो रिसोर्सेज़ होते हैं उनका बँटवारा जो है, जो सबसे अमीर लोग हैं, उनको ज़्यादा मिलता है, जो सबसे गरीब लोग हैं, पिछड़े हुए लोग हैं, उनको कम मिलता है। उनको हमेशा पॉल्यूटेड चीज़ मिलती है, या ऐसी चीज़ मिलती है जो कि खत्म होने वाली है। टू सिक्योर द फ्यूचर वी मस्ट एक्ट एज़ स्टीवर्ड ऑफ नेचर, फोकसिंग ऑन रिस्टोरेशन, रीजनरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। तो इसके लिए हमें क्या करना है, अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए हमें फोकस करना है रिस्टोरेशन के ऊपर, यानी कि हम जितने भी रिसोर्सेज़ को ख़त्म कर रहे हैं, उनको वापस जो है ग्रो करने की कोशिश की जाए। अगर हम देख रहे हैं कि फॉरेस्ट ख़त्म हो रहे हैं, फॉरेस्ट ख़त्म होंगे तो हमारा ऑक्सीजन जो रिसोर्स है, वो भी ख़त्म होगा। तो हमें फॉरेस्ट को रिस्टोर करने की कोशिश करनी है, हमें रीजनरेट करना है, जो चीज़ें ख़त्म हो गई उनको वापस से रीजनरेट करना है। सस्टेनेबल यूज़ करना है, प्रिंसिपल इक्वोड इन द भगवद गीताज़ आइडिया ऑफ द लोक संग्रह। तो हमें जो हमारी भगवद गीता में एक आइडिया दे रखा है लोक संग्रह का यानी कि सबका वेलफेयर, सबकी भलाई के लिए काम करना और हम इसी तरीके से ऐसा काम कर सकते हैं। ठीक है? इसके बाद क्या लिखा है कि वृक्ष आयुर्वेद। इसके बाद ये आपके थिंक वाले कॉलम में लिखा था, ये आपकी अदर इन्फॉर्मेशन का पार्ट है। अदर इन्फॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन का। तो वृक्ष आयुर्वेद की बात हो रही है। वृक्ष आयुर्वेद एन एंशिएंट इंडियन साइंस ऑफ प्लांट एंड ट्रीज केयर डेट्स बैक मिलेनिया एंड वाज फॉर्मलाइज्ड इन टेक्स्ट लाइक द Surpala's 10th century work. It gives detailed guidance on the soil, specific crops, seed preservation, irrigation and the natural pest control. क्या कह रहे हैं कि एक वृक्ष आयुर्वेद टाइप की एक बुक है, ठीक है, जिसमें प्लांट साइंस के ऊपर इंफॉर्मेशन दी हुई है। वृक्ष का मतलब होता है प्लांट और आयुर्वेद का मतलब होता है साइंस, है ना? तो मेडिसिन के बारे में इसके बारे में बता रखा है, यहाँ पे प्लांट्स की साइंस के बारे में बता रखा है और ट्री की केयर के बारे में बता रखा है और ये मिलेनियम से पहले लिखी हुई बुक है, ठीक है? तो बहुत ही ज़्यादा पुरानी बुक है जिसमें आपको बता रखा है किस तरीके की सॉइल में किस तरीके की क्रॉप होनी चाहिए, सीड यानी कि बीज को हम किस तरीके से प्रिज़र्व कर सकते हैं लंबे टाइम तक। सिंचाई हमें किस तरीके से की जानी चाहिए, नेचुरली बिना केमिकल्स के हम किस तरीके से पेस्ट जो है यानी कि जो फसल में कीड़े लग जाते हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं।
प्रमोटिंग सस्टेनेबल फार्मिंग, और ये जो बुक है ये सस्टेनेबल फार्मिंग को बढ़ावा देती है। इट एम्फसाइजेस द क्रॉप रोटेशन की बात करती है, यानी कि एक ही क्रॉप को लगातार नहीं उगाया जाना चाहिए, हमें रोटेट करनी चाहिए, क्रॉप रोटेशन करना चाहिए, मिक्स्ड क्रॉपिंग करनी चाहिए, यानी कि एक लैंड के ऊपर अलग अलग तरह की हमें फसलें उगानी चाहिए। एंड सॉइल फ्रेंडली प्रैक्टिसेस दैट इनहेंस द फर्टिलिटी, और ये ऐसी प्रैक्टिसेस के बारे में बताती है जैसे कि हमारी जो सॉइल की फर्टिलिटी है, सॉइल की उत्पादकता है वो बढ़ जाए। मॉइस्चर रिटेंशन, यानी कि मॉइस्चर यानी कि जो नमी है, सॉइल को नमी को अब्ज़ॉर्ब करने की कैपेसिटी बढ़ जाए, और जो हमारी बायोडायवर्सिटी है वो बहुत अच्छी हो जाए। तो ये सारी चीज़ की इन्फॉर्मेशन किस बुक में दी गई है? वृक्ष आयुर्वेद में लिखी गई है, जिसे सूरपाल ने लिखा था। इसके बाद है द इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में। इंडिया और फ्रांस ने मिलकर इस अलायंस को शुरू किया है। इंडियाज़ लीडरशिप में, लेकिन लीडरशिप किसकी थी? इंडिया की थी। इंडिया एंड फ्रांस लॉन्च द इंटरनेशनल अलायंस फॉर द सोलर एनर्जी। पूरे जो ट्रॉपिकल कंट्रीज़ है ना, जहाँ पे सोलर एनर्जी लगाने के बहुत ज़्यादा चांसेज़, यानी कि जहाँ पे पूरे साल जो है धूप रहती है और धूप वाले एरिया में ही सोलर एनर्जी प्रोड्यूस की जा सकती है। तो ऐसे जो कंट्रीज़ हैं उनका एक अलायंस है, उनका एक ग्रुप है जिसको हम इंटरनेशनल सोलर अलायंस कहते हैं। इसकी शुरुआत करी थी इंडिया और फ्रांस ने, इसको लॉन्च किया था इंडिया और फ्रांस ने 2015 में। अ कोलिशन ऑफ सनशाइन रिच कंट्रीज़, यानी कि सनशाइन रिच कंट्रीज़ जहाँ पे हमेशा जो है सन की शाइन रहती है। कमिटेड टू हार्नेसिंग द सोलर पावर, तो इनका कमिटमेंट क्या है कि ये सोलर पावर की में जो है बहुत ज़्यादा ग्रोथ करेंगे। द अलायंस फोकसेस ऑन द कंट्रीज ब्लेस्ड विद द अबंडेंट सनलाइट थ्रू आउट द ईयर। तो ये जो अलायंस है ये किस चीज़ के ऊपर फोकस करता है? मेनली उन कंट्रीज के ऊपर जहाँ पे साल भर जो है धूप की रोशनी कह रही हूँ, सन की जो रोशनी है वो आती रहती है। इंडिया हैज़ हेल्प्ड channel billions of dollars into the solar project across the developing nations, sharing the technical expertise and creating the affordable financing ऑप्शन। तो इंडिया इसमें किस तरीके से रोल कर रहा है? एक तो वो पैसे भी दे रहा है, प्लस टेक्नोलॉजी भी दे रहा है, प्लस जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है ना, उनको भी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है। द भादला सोलर पार्क इज़ अ सिंबल ऑफ इंडियाज़ सोलर एम्बिशन। जो भादला सोलर पार्क है, ये इंडिया का एक एम्बिशन है, जिसको इंडिया पूरा करना चाहता है, डेमोंस्ट्रेटिंग द हाउ अ कंट्री कैन ट्रांजिशन फ्रॉम ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्सेज़ टू रिन्यूएबल अल्टरनेटिव। तो ये किस चीज़ का एग्ज़ाम्पल है भादला सोलर पार्क? ये एग्ज़ाम्पल है कि किस तरीके से एक कंट्री जो कि ट्रेडिशनल एनर्जी यानी कि कोल वगैरह को यूज़ करती थी, और वो किस तरीके से सोलर एनर्जी जैसी रिन्यूएबल आइटम पर शिफ्ट कर जाती है। For Indians, this alliances represents both environmental responsibility and economic opportunity। तो इंडिया के लिए ये जो अलायंस है ये किसका काम कर रहा है? एक तो ये एनवायरनमेंट को हमारे अच्छा कर रहा है, दूसरा क्या है, एक इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी दे रहा है, यानी कि इंडिया की इकोनॉमी को सुधारने के लिए भी एक मौका दे रहा है। ठीक है? तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं भी आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आप इस वीडियो को अगर दोबारा से भी 2x की स्पीड पर देखते हो तो आपको ये समझ में आ जाएगा। सो थैंक यू सो मच, अगर आपने ये वीडियो कंप्लीट देखी है, और आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर सकते हो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो। कोई सजेशन है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। थैंक यू वेरी मच।